हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, बेसिक फंडा वही रहते हैं, बेसिक चीज़ें वही रहती हैं, बस हर सब्जेक्ट में थोड़ा कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ जो केमिस्ट्री के हिसाब से जो समझाया गया उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यहाँ समझने वाले हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो, आखिरकार इसमें कंडक्टेंस की बात क्यों आई है। कंडक्टेंस की बात वहाँ आ जाती है जहाँ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, मूव करता है। क्योंकि इतनी जान लो कि अगर जो कंडक्टेंस है वो आती है चार्ज के फ्लो करने से, कंडक्टेंस हो या कंडक्टिविटी हो। तो आखिरकार कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सबसे पहले समझो आखिर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो लिक्विड कहलाते हैं जो अपने मोल्टन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन स्टेट, सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन में चार्ज फ्लो कर सकें। मतलब उन सॉल्यूशन में, उन मोल्टन लिक्विड में जहाँ चार्ज फ्लो करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में बेसिकली तुम तीन ही टाइप के पढ़ोगे, सॉल्ट, एसिड एंड बेस। अगर इसे और डिटेल में पढ़ना है तो 11th क्लास के टॉपिक कवर करो, तो वहाँ और डिटेल में पढ़ते जाओगे। लेकिन बेसिक इतना जानना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स उनको कहते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इतनी बात सिंपल से समझ गए हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट पास होता है एक जगह से दूसरी जगह। इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट एक जगह से दूसरी जगह पास होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्योंकि दो टाइप के कंडक्शन होते हैं, एक होता है मेटलिक कंडक्शन, मतलब जो वायर में एक जगह से दूसरी जगह फर्क पड़ते हैं। मेटलिक कंडक्शन को काफ़ी डिटेल में तुम पढ़ोगे कहाँ, फिजिक्स में। जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है जो कवर कराया है, काफ़ी अच्छे तरीके से कराया है, वहाँ तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहाँ हमने पढ़ाया है मेटलिक कंडक्शन। और यहाँ हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आखिरकार देखो, मान लो अगर तुम्हें सिंपल से एक एलईडी बल्ब जलाना है, तो मान लो ये एलईडी बल्ब लगाया अपन ने, ये एलईडी बल्ब। इतनी कहानी पढ़ते हैं हम फिजिक्स में और इतनी कहानी पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में, और दोनों को मिला के पूरी हम कहानी पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स मिला के हम लोग पूरी कहानी समझ लेते हैं। तो एक बात बता दें, चाहे मेटलिक कंडक्टर हो या फिर मेटलिक कंडक्शन हो या इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्शन हो, दोनों ही क्या फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ। मतलब कुछ लिमिट तक ओम्स लॉ फॉलो किया जाता है। ओम्स लॉ बेसिकली तुम्हें याद होना चाहिए। अब बात करते हैं आखिर ओम्स ने क्या कहा था। ओम्स ने कहा था कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब हमने कहा कंडक्टर, तो कंडक्टर तो मतलब वो चीज़ होती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो कंडक्टर में तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ सकता है हैं, और दूसरा क्या आ सकता है, ये मेटल भी आ सकते हैं। क्या समझे, दोनों चीज़ इनमें से कोई भी एक आ सकती है। तो मैंने क्या कहा कि मेटल्स वाले को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो भाई ओम्स लॉ बी इक्वल टू आई आर, इसे काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, फिजिक्स में, वहाँ जाके सर्च कर लेना। इलेक्ट्रिक करंट बाय के.पी. सिंह। जिस टॉपिक में भी तुम्हें दिक्कत हो, चाहे मैथ का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, चाहे टिप्स हो, ट्रिक हो, कुछ भी दिक्कत हो, उस टॉपिक को सर्च करें और उसके बाद बाय के.पी. सिंह लिख दें, वो टॉपिक तुम्हें ईजी तरीके से मिल जाएगा। इतना हमने जान लिया है। हम क्या जानते हैं कि R इक्वल टू बी अपॉन आई। वैसे बस इतना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसे इतना बेसिक पता होना चाहिए। I हो गया, R हो गया, B हो गया, I हो गया, इतनी सिंपल सी बात है।
हम आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ओम्स लॉ की हेल्प से या रेजिस्टेंस की हेल्प से हम कंडक्टेंस को समझेंगे। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। एल होती है लेंथ, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया और रो होती है रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट होती है ओम से। कोई बड़ी बात नहीं बताने के लिए, तो बेसिक चीज़ें आती होंगी। अब जो मेन बात है वो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंडक्टेंस। क्या नाम है? कंडक्टेंस। वैसे फॉर्मूले में क्या होता है? फॉर्मूला जस्ट अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका? कंडक्टेंस को जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। इसका मतलब है कि मान लो कोई कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस मान लो 2 है, तो इसका कंडक्टेंस कितना होगा? जी इक्वल होगा 1/2, मतलब 0.5। यूनिट के बारे में हम लोग धीमे धीमे बात करेंगे, घबराना नहीं है। तो आखिरकार सबसे पहले दिमाग में आखिर कंडक्टेंस क्या बताता है? कंडक्टेंस ये बताता है कि आखिरकार कोई करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है। अगर मान लो एक कंडक्टर ये रहा है और एक कंडक्टर ये रहा है, दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा है 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का क्या लगा है? 10 वोल्ट का। इसकी जी की वैल्यू है 5 और इसकी जी की वैल्यू है 2। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कौन से कंडक्टर में करंट ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा, तो वो होगा पहला वाला, क्योंकि जहाँ कंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा वहाँ करंट भी ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा। इतनी बेसिक सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। 1/r हो जाता है। अब हम वैसे बात करते हैं यूनिट की। तो एक बात बता दें कि पहले आया रेजिस्टेंस, उसके बाद हम लोगों ने बात करी किस पे? कंडक्टेंस पे। तो इसकी जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो लोगों ने क्या कहा? कंडक्टेंस की यूनिट जस्ट इसकी अपोजिट कर दी। क्या कर दी है? MHO, मोह। या फिर ऐसे लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं ओम का इनवर्स। इतना तुम्हें आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर इसके हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट जो लेते हैं वो है इसकी साइमन्स। और इसे जनरली हम सिंबल से होता है एस से। मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी, जो बेसिक इस तरीके से हो जाता है। रेजिस्टेंस अगर पता है तो कंडक्टेंस निकाल सकते हो, कंडक्टेंस पता है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जैसे रेजिस्टेंस में होती है रेजिस्टिविटी, वैसे ही कंडक्टेंस में एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इस कंडक्टिविटी की कहानी समझते हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा है कि जो कंडक्टिविटी होती है उसे जनरली हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। के फॉर कप्पा। कप्पा, देखो कटप्पा नाम नहीं है, कप्पा। कप्पा ये कौन सा है? ग्रीक वर्ड है कप्पा। मतलब ऐसे जस्ट के जैसा लगेगा तुम्हें। तो जो कप्पा की के की वैल्यू होती है वो इनवर्स रेसिप्रोकल होती है किसकी? रो की, रेजिस्टिविटी की। तो बस ये देखते जा, मतलब इसे स्पेसिफिक। अब देखो, इसे कंडक्टिविटी बोलते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या समझे? इसको बोलते हैं। अब देखो, अब तुम्हें थोड़ा हल्का फुल्का अगर लेक्चर पढ़ा होगा किसका? मेरा फिजिक्स का वाला, तो उसमें तुमने देखा होगा रो इक्वल टू हमने बता रखा है कि देखो AR/L। क्या? इस तरीके से। तो जस्ट अभी हम सब कुछ बना लेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला जस्ट अपोजिट कर जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा अपने पास, दिक्कत नहीं है। ये अभी तक हम पढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ कितनी फिजिक्स की बात पढ़ रहे हैं। अब दिक्कत आती है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो आखिरकार तुम्हें रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, वो होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। तो अगर तुम कप्पा की यूनिट लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? 1/ओम और मीटर। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। मतलब अगर सिंबल में लिखना चाहो तो इसी को सिंबल में हो जाएगी, ओम का ऐसा सिंबल और मीटर का इनवर्स। इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर तुम क्या चाहते हो कि इसकी ऐसा यूनिट लिखना चाहते हो, तो ऐसा यूनिट में भी घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा यूनिट हम इस तरीके से लिखेंगे। इसकी ऐसा यूनिट होती है साइमन
पर मीटर। धीमे धीमे सारी बातें समझ में आ जाएंगी, घबराओ नहीं कैसे आई, क्योंकि देखो कप्पा इक्वल टू क्या हो गया 1/AR/L, तो कप्पा इक्वल टू LA/R। देखो इसे अगर बनाते हैं तो इसकी मीटर हुई, इसकी मीटर स्क्वायर हुई, और बन देखो ऐसा ना 1/R, तो इसकी साइमन हो गई है, मीटर से मीटर के साइमन पर मीटर हो जाती है इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी तुम्हें समझ में आ गई होगी, और अगर इसे और डिटेल में पढ़ना चाहे तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को तो फिजिक्स वाले लेक्चर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आसानी से। आखिरकार तुम्हें समझ में आएगा कि कंडक्टिविटी की वैल्यू या रेजिस्टिविटी की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि लेंथ पे, एरिया पे, इन सब पे, ना रेजिस्टेंस पे, इन सब पे वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। इस तरीके से अपन ने समझ लिया है। अब जो अपने पास आता है वो आता है क्या, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब यहाँ से केमिस्ट्री की औकात आनी स्टार्ट हो गई है, मतलब यहाँ से हम लोगों ने केमिस्ट्री में एंटर किए। मोलर कंडक्टिविटी इतना तो तुम्हें जान जाना चाहिए कि जहाँ भी ये मोलर नाम आया है, जहाँ भी ये मोलर नाम आया है तो समझो यहाँ कुछ ना कुछ तो बात मोल की होने वाली है। क्या, कुछ ना कुछ तो मोल की बात होने वाली है। आखिरकार मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है उसको हम समझते हैं, और इसे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। देखो लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी। अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन और फिर लिखते हैं, पूरी कहानी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। देखो ज़्यादा परेशानी हो ना, बहुत सिंपल सा मतलब ये है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, और सॉल्ट हो सकता है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक कोई है, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है 1m। क्या है, इस 1m, इस 1m की जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मतलब 1m 1 मोलरिटी की जो कंडक्टिविटी होती है उसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, सीधा सिंपल सा। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन C। इसे बेसिकली हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। अभी हम बताएंगे इस मोलर कंसंट्रेशन को मोलरिटी आखिरकार बोल देंगे, मोलर कंसंट्रेशन। हाँ, और अब क्या बताते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। इसकी यूनिट हम क्या देखने को मिलती है, यूनिट होती है इसकी क्या, मोल्स पर लीटर। मोल्स मतलब सॉल्यूट के मोल्स, और लीटर मतलब सॉल्यूशन का। तो आखिरकार तुम ये क्या देखोगे कि मोलर कंसंट्रेशन आखिरकार क्या बन गया है, मोलरिटी। और मोलरिटी मतलब क्या होता है, m इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा घुमा फिरा के ही बन गया है। तो मतलब तुम कैसे लिख सकते हो, लैम्डा m इक्वल टू k अपॉन m, m बड़ा M लिखना है। देखो इस m का मतलब होता है मोलर, और ये रहा पूरा मोलर कंडक्टिविटी। आगे आगे हम धीमे धीमे सारी बातों पे बात करते जाएंगे। तो अगर हम इसी पे हम थोड़ी चर्चा कर लें, ताकि आगे तो बहुत कुछ बात करेंगे। देखो मोलर कंडक्टिविटी m इक्वल टू k अपॉन m, मतलब हम यहाँ जनरली लिख रहे हैं, मतलब जैसे जैसे मोलरिटी की वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसकी वैल्यू कब घटती है, जब डाइल्यूशन होता जाता है। डाइल्यूशन मतलब होता है कि इसमें अगर तुम और पानी मिलाते जाओगे तो डाइल्यूट होता जाएगा। जैसे जैसे डाइल्यूट होता जाएगा वैसे वैसे ये इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि तुम इनफिनाइट कर दो, ऐसा नहीं, वो सब धीमे धीमे बात करेंगे। आगे जो टॉपिक हैं इसी के बेसिस पे हैं। तो अपन ने इतना सिंपल सा जान लिया है। तो देखो अब बात चलती है कि
हमने बता दिया है कि आखिरकार इस तरीके का हो, यूनिट अपन ने समझ ली है। कहीं कहीं तुम्हें इस तरीके को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जब बस अगर यूनिट चेंज करते जाओगे मोलर पर लीटर, अगर उसमें ml में लेना स्टार्ट कर दोगे तो तब यूनिट और चेंज, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन बेसिक अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तब तुम्हें सब कुछ समझ में आता जाएगा। यहाँ पर इतना समझो भी है कि तुम्हें इस तरीके से समझना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, लेकिन बेसिकली अभी भी थोड़ा तुम्हें मोलरिटी वाला फील नहीं आ रहा होगा। क्या आखिरकार मोलर कंडक्टिविटी फिर भी धीमे धीमे पढ़ोगे तो आता जाएगा, घबराओ नहीं। मुझे ही पता है कि अभी उतना सब जितना हम समझाना चाहते उतना अभी एक साथ नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि जब धीमे धीमे स्टेप पढ़ेंगे तो हर कुछ आता जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया आखिरकार इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट देखो, यूनिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम इस पे चर्चा करेंगे। देखो बेसिकली मेन फॉर्मूला तो यही है, कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन। देखो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है साइमन पर मीटर। कंफर्म है। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है मोल्स और पर लीटर, मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर तुम लिखोगे तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ लिख दो मोल मीटर क्यूब, क्योंकि अगर हर चीज़ हम किस में लिखेंगे, एसआई सिस्टम में, तो हम वॉल्यूम क्या चेंज कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हो जाएगी एम पर मीटर मीटर क्यूब अपॉन मोल। इससे एक कैंसिल हुआ तो इसका हो गया साइमन मीटर स्क्वायर अपॉन मोल। तो लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई सिस्टम। ये कहाँ लिखा है, ये हमने लिखा है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर तुम इसको किस में चेंज करना चाहते हो, अगर दूसरी यूनिट में तुम चेंज करना चाहते हो तो हम उस यूनिट के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे तो क्या नाम है, मुझे तो यूनिट चाहिए है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में, तो अपन इसमें भी यूनिट बना देंगे। देखो कैसे बनेगी, इसमें समझो, साइमन तो साइमन रहेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बस यहाँ कुछ नहीं, 100 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर पर मोल करोगे तो 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरीके का कन्वर्जन है। अपने हिसाब से तुम जैसा करना चाहते हो वैसे वैसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई पूछे कि मतलब देखो 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू होता है 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये रहा, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी जो मोलर कंडक्टिविटी उस पर थोड़ा भी सब्र करो, आगे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। देखो लेकिन कहीं कहीं तुमने क्या सुन रखा होगा, एक सुना होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या नाम सुन रखा हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इसके ऊपर हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो भी तुमने नाम सुना होगा उसी से रिलेटेड है। देखो इक्विवेलेंट इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मतलब इस बात समझ लो कि ये नॉर्मलिटी की बात करी जा रही है, मतलब यहाँ नीचे नॉर्मलिटी। तो ये बन गया तुम्हारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। और कहीं कहीं बस K/1000 अपॉन नॉर्मलिटी, इस तरीके का भी तुम्हें देखने को मिलेगा। मुझे पता है कि दिक्कत आ रही होगी। ये सारे डाउट्स क्लियर कब हो जाएंगे, जब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्या करेंगे, जब हम करेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ सब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि भैया इसकी यूनिट क्या होगी। आखिरकार इसके किसी के ना किसी के दिमाग में आ सकता है ना कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो घबराने, यूनिट भी क्लियर कर देंगे। तो देखो अगर इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखना स्टार्ट करें कि K अपॉन, इसका मतलब होता है
कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब नॉर्मलिटी की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो इसकी यूनिट तुम्हें पता होनी चाहिए, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है तुम्हें। इसकी होती है साइमन पर मीटर, इसमें बस तुम्हें दिमाग लगाना है। इसकी यूनिट क्या है, इसका बेसिकली पूरा नाम क्या है, इसका नाम है कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट और पर लीटर, तो लीटर को तुम किस में फॉर्म में लिखोगे, मीटर क्यूब में, तो पर लीटर मतलब पर मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या बन जाएगी, साइमन पर मीटर ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। चेंज करोगे साइमन मीटर स्क्वायर पर ग्राम पर इक्विवेलेंट। सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, यूनिट बन गई। लो, अगर इसमें तुम्हें ज़्यादा दिक्कत समझ में नहीं आ रही, अगर मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं तो घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम इसको और भी आसान बनाते जाएंगे। बेसिकली हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में वो तसल्ली, वो सुकून नहीं आएगा, वो बात समझ में नहीं आई होगी आखिरकार कंडक्टिविटी है क्या, मतलब कंडक्टिविटी की फीलिंग नहीं आई होगी अभी तक। मुझे पता है, घबराओ नहीं, जो अब हम पढ़ने वाले बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बातें तुम्हें याद रखनी है। कुछ बातों में सबसे देखो, यहाँ हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। क्योंकि अगर तुम्हें कंडक्टिविटी निकालना आ गया केमिस्ट्री में, तो तुम मोलर कंडक्टिविटी तो आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि बेसिकली तुम कंडक्टिविटी का क्या होता है, जो कप्पा के होता है उसका फॉर्मूला 1/ρ होता है, और तुम फिजिक्स में क्या जानते हो कि के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ, मतलब AR/L, तो के इक्वल टू हो जाएगा L/AR। ये तो तुम कहाँ जानते हो, ये जानते हो तुम फिजिक्स में, लेकिन केमिस्ट्री में तो मामला ही अलग है। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर, या हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करते, वहाँ हम करते मेटलिक कंडक्शन के ऊपर बात। तो यहाँ थोड़ा बहुत ध्यान से समझना। देखो बेसिकली जैसे मान लो ये हम इस तरीके का बनाते एक कंटेनर, ये रहा है, ये रहा, और इसके अंदर भरा हुआ है क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब होता है कि इसमें एसिड, बेस या सॉल्ट का कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। कन्फर्म है। इस यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसका भी ए है। कन्फर्म, इतना बात जान लो। अगर ये मान लो कभी कभार तुम्हें इस फॉर्म में दिया रहेगा कि अभी तुमने सिलेंडर में ले लिया है, कभी कभार तुम्हें इस कंटेन इस तरीके से टंकी के फॉर्म में दिया जाता है, तो इस तरीके से भी हो सकता है कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड है और ये इस तरीके से है, इस तरीके की कहानी है। और हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स भरी हुई है तुम्हारी यहाँ तक, ऐसे क्या हो, यहाँ तक है, यहाँ तक, समझ गए कि नहीं। और यहाँ ये लगा है इलेक्ट्रोड्स, एक प्लेट यहाँ लगी है और एक प्लेट तुम्हारी यहाँ लगी हुई है। कन्फर्म है। अब एक बात मैं बता दें कि जैसे मान लो फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं कंडक्टर तुम्हारे पास इस टाइप का तो वायर होता ना, अगर मैं पूछूं कि इसका रेजिस्टेंस R है, क्रॉस सेक्शन एरिया तुम कौन सा लेते हो, वो लेते हो जहाँ से करंट यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, इस डायरेक्शन में, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया तुम लेते हो यहाँ, ये वाला, और इसकी लेंथ है L, मतलब इस फेज से लेके इस फेज की लेंथ है L। तो इसकी कंडक्टिविटी तुम कैसे निकालते हो, रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू रेजिस्टेंस इंटू लेंथ, इसी तरीके से निकालते हो कि नहीं निकालते हो। बेसिक्स यही पता है कि नहीं। अब सेम टू सेम काम हम अप्लाई करने वाले हैं कहाँ, केमिस्ट्री में। सेम टू सेम, जस्ट बिल्कुल घबराना नहीं है। हम क्या मान लेते हैं कि जो ऐसे सॉल्यूशन भरा हुआ था, मान अगर ऐसे भी मान रहे हो तुम, तो मान लो क्या होगा,
यहाँ मान लो तुम वो लगाओगे, इलेक्ट्रोड्स लगाओगे, मतलब प्लेट्स लगाओगे कि नहीं? इस तरीके से लगाओगे। यहाँ से एक वायर गया, यहाँ से एक वायर गया, और ये मतलब यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ मतलब कुछ बल्ब लगा। वो सब अपन को बाद में पढ़ना है। इतना जान चुके हैं। और हम क्या जानते हैं कि चार्ज एक जगह से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? कि जैसे हम इसको यहाँ लगाते पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, यहाँ लगाते हम नेगेटिव टर्मिनल, और मान लो ये यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ लगी है 10 वोल्ट की बैटरी, तो अभी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसी है कि नहीं कहानी? तो ये जो सॉल्यूशन मान लो बना है HCl का, तो क्या H+ होंगे और Cl- होंगे? तो देखो, प्लस वाले दौड़ेंगे नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाले दौड़ेंगे पॉजिटिव की तरफ। समझे कि आखिरकार ऐसे आयंस मूव करते हैं। तो और चार्ज मतलब मूव हो गया है। तो अगर हम यहाँ पूछना चाहें कि यहाँ कंडक्टेंस की मतलब के की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे 1/ρ, मतलब 1/AR/L। ए रही है कप्पा इक्वल टू L/AR। ये अपन फिजिक्स में भी जानते हो, केमिस्ट्री में बिल्कुल सब कुछ सेम बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है। एल बेसिकली क्या है? एल है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, तो एल हो गया है। और अगर मान लो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से, तो एल इन दोनों बीच की दूरी है, एल हो गई है एल। ये क्या होता है? ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा? कि ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मान लो कुछ चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक गए होंगे, तो ये इसी एरिया से जाके तो टकराए होंगे ना, इसी एरिया से तो टकरा रहे होंगे, जहाँ एक्यूमुलेट हो रहे होंगे, वो एरिया लेना है। तो समझ लो क्या, ए वाला एरिया लेना है तुम्हें, ए वाला एरिया। तो इसका एरिया किसका? इस प्लेट का, या फिर बोल सकते हैं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। और आर बेसिकली क्या? आर है रेजिस्टेंस। तो अपन क्या जानते हैं? K = L/A। इसे हमने ब्रैकेट में लिखा 1/R। ये 1/R लिखने का एक खास रीज़न है कि तुम क्या जानते हो? कंडक्टेंस इक्वल टू द 1/R। तो हम क्या जानते हैं? K कप्पा इक्वल टू L/A इंटू G। अब एक बात और क्लियर हो गई है। अगर मान लो एक कंटेनर जो भी है, जैसा भी है, उसमें L/A की वैल्यू तो रहने वाली है कांस्टेंट। सो L/A का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G* से। क्या समझे? इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G* से। तो आखिरकार तुम्हारा क्या फॉर्मूला हुआ है? तुम्हारे पास हुआ है कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। तो मुझे उम्मीद है आखिरकार तुम्हें फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब बात दिमाग में ये भी आ रही होगी, आखिरकार कंडक्टिविटी है, ये जो भी फैक्टर है आखिरकार किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। इतनी तो इसमें कोई रॉकेट साइंस में कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया है। बेसिकली तुम्हें इतना ही याद रखना है, कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट टू कंडक्टेंस, मतलब CC⁻3, मतलब कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी। अब हम क्या देखते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू कुछ फैक्टरों पे डिपेंड करती है। क्या फैक्टर पे डिपेंड करती है वो अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से और इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, पहली बात, C की वैल्यू मतलब क्या बोलते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, यहाँ स्टार बना के लिखते जाना, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसकी वैल्यू किस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, उनको बहुत ध्यान से सुनना। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स,
मतलब तुम किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग ले रहे हो, वीक ले रहे हो, कैसा ले रहे हो। इसमें अगर इतना समझ में नहीं आया तो एक बात याद रखना कि ये डिपेंड करती है किस पे, कंडक्टेंस की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। देखो मतलब कंडक्टेंस हम कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ आयंस पे। मतलब जितने ज़्यादा आयंस होते जाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि देखो कंडक्टिविटी तो हम जैसे अगर मान लो कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई है। दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। मतलब तुम कौन से सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स मिला रहे हो, समझे कि नहीं, कि आखिरकार कौन से में इलेक्ट्रोलाइट्स तुम मिला रहे हो। तो यहाँ तुम्हें क्या याद रखना है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, उनमें कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये समझ लो कि जहाँ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, वहाँ आयोनाइजेशन भी ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ ज़्यादा पोलरिटी भी देखने को मिलेगी। तो मतलब जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन, हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन। मतलब जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा इसकी कंडक्टेंस होती जाएगी। अब तीसरा फैक्टर है, वो है क्या, साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब होता है कि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट से चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम सॉल्वेशन कहना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहना स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्वेशन। जैसे हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो इतना जान लो कि कंडक्टेंस एक प्रकार का, या फिर कंडक्टिविटी एक प्रकार की क्या है, बताती है का करंट, मतलब आयंस कितनी स्पीड से फ्लो हो रहे हैं। मतलब उसकी मतलब देखो अगर जो आयंस ले रहे हैं, जो चार्ज ले रहे हैं, अगर उनकी स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब उनकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, कंडक्टेंस मतलब उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। जो आदमी भारी हो जाएगा, जो चीज़ मोटी हो जाएगी, जो मोटे आदमी कम दौड़ पाते हैं, तो इसका मतलब है कंडक्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे समझ सकते हो किस पे, साइज ऑफ आयंस। मतलब अगर कैटायंस या एनायंस जो भी हैं, जो आयंस का साइज ज़्यादा है या फिर उनका सॉल्वेशन ज़्यादा हो जाए तो उनकी कंडक्टेंस हो जाती है डिक्रीज। क्या हो जाती है, कंडक्टेंस हो जाती है डिक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना, क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेटेड होता है, जो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपस में बहुत एक गुत्था सा बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें क्या होता है, चार्ज भारी हो जाता है, तो वहाँ तुम्हें कंडक्टेंस कम देखने को मिलती है। और एक फैक्टर जो हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है वो होता है टेम्परेचर। तुम टेम्परेचर से नहीं बच सकते हो, टेम्परेचर की तुम्हें चर्चा करनी ही पड़ेगी। तो आखिरकार टेम्परेचर से ऐसी डिपेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे, क्या करते जाओगे, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जो आयंस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो आयंस जल्दी स्पीड से मूव करना लगते हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी मूव, मतलब जो नेगेटिव वाले यहाँ, पॉजिटिव वाले यहाँ जल्दी जल्दी जाने लगेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ऐसे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी अपन ने अपना समझने के लिए ऐसा अपन ने बना लिया है। तो आखिरकार हम एक कंबाइंड फॉर्मूला बना के क्या करते हैं कि देखो कि जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ आयंस पे। मतलब नंबर, अगर आयंस की नंबर इंक्रीज होते जाएंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। और डिपेंड करती है किस पे, आयोनाइजेशन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मतलब जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन होगा, उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। और डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे,
कि जितना ज़्यादा तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे उसकी ज़्यादा तुम्हें कंडक्टिविटी बढ़ती मिलेगी। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस पे करता है, वो हो जाता है किस पे, साइज पर, कि अगर आयंस का साइज बढ़ जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिखें, बताएं क्या है क्या नहीं। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम कर सकते हो, तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। क्या करें, अगर मज़ा आ रहा फिर भी कर दो ताकि ग्रो जल्दी हो। क्या करते हैं, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो ये फैक्टर रहे। अब देखो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आ गया होगा, लेकिन बिन क्वेश्चन के कुछ नहीं आता है। क्या होता है, जब तक अपन क्वेश्चन ना करें तब तक नहीं बढ़ने वाला है। तो जैसे अगर फिर भी अपन ने समझते हैं, जैसे अपन ने मान लिया था ये कोई सॉल्यूशन है, ये वाटर था, इसमें अपन ने क्या मिला दिया है, HCl मिला दिया है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाए तो इसमें आयंस आ गए हैं। अपन ने फिर क्या किया है, अपन ने किया इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड डाला, क्या डाला, इलेक्ट्रोड डाला, और उसका एरिया मान लो कुछ था, इसका एरिया मान लो A था, इन दोनों के बीच की लेंथ मान लो L, मतलब इसका एरिया मान लेते हैं 2 मीटर, 2 मीटर तो बहुत 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, और लेंथ मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। और फिर अपन ने लगाया यहाँ से एक बल्ब यहाँ लगाया, और यहाँ से अपन ने बैटरी लगाई, और चालू करी। जैसे जैसे अब देखो बेसिकली तुम क्या समझ रहे हो कि करंट की वैल्यू किस पे डिपेंडेंसी तुम्हें देखने को मिल रही है, डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है कंडक्टेंस पे, क्योंकि B इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो B इक्वल टू क्या होता है, I/G, मतलब I इक्वल टू क्या होगा, B इंटू G। अगर वोल्टेज कॉन्स्टेंट तो G मतलब कंडक्टेंस पे भी इसकी डिपेंडेंसी है। तुम कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो I की वैल्यू भी तुम्हें इंक्रीमेंट देखने को मिलती जाएगी। कब, जब इसको तुम कांस्टेंट रखोगे। बहुत सारे फैक्टर हैं, तो मतलब तुम, और अब तुम ये भी जान गए हो कि कैसे कंडक्टेंस वेरी कर सकते हैं, टेम्परेचर से कैसे कर सकते हैं, साइज से कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ आयन से कैसे कर सकते हैं, उसके नेचर से कैसे करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब इसी खुशी में हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जब सब कुछ कर ही लेते हैं तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन NCERT का। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, उसकी मतलब एक मोलर कंसंट्रेशन दी है, NOH का सॉल्यूशन है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, लेंथ इसकी 50 सेंटीमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है इतना, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इस क्वेश्चन से सब कुछ तुम्हारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो हमने क्या क्या देखा क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है, हमने बेसिकली चीज़ देख ली है। देखो चलो आंसर अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या सेल कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, L/A। तो बेसिकली आखिरकार डायमीटर की बात करी जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर NOH का सॉल्यूशन भरा हुआ है। और इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर है कितना, 1 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, πr²। तो 3.14 इंटू R की वैल्यू बोलो, R की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3.14 इंटू 2.25। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। सॉल्व करोगे तो आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया है। तो G* की वैल्यू क्या होगी, L। लेंथ की वैल्यू क्या है, 50 सेंटीमीटर। A की वैल्यू कितनी है, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आएगी 63.694 पर सेंटीमीटर। इतनी सी अपनी बात आ गई है। अब तुम क्या जानते हो कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, AR/L। तो A/L तो ऐसे लिख दो, क्या लिख दो कि 0.785/50
क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल हो जाएगा, सिंपल सी बात। या फिर क्या क्या लिख सकते हो कि रो इक्वल टू आर अपॉन जी स्टार, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आर की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 5.55 इंटू 10⁻3। जी स्टार की वैल्यू कितनी है 63.694। तो आखिरकार तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी 87.135 ओम सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो तुम्हें कुछ भी नहीं आनी चाहिए। रेजिस्टिविटी निकाल ली तो कंडक्टिविटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, 1/रो रख दो, 1/87.135 आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1.148 इंटू 10⁻² यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन पर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है लैम्डा इक्वल टू के मतलब क्या होता है, कुछ तुम लोग ही बताते जाओ। कंडक्टिविटी, सॉरी यहाँ जी के हो, कप्पा होगा, याद नहीं रहा, तो कप्पा इक्वल टू इतना अपॉन सी। सी किस में लिखते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मोलर कंसंट्रेशन, मतलब जिसे मोलरिटी लेंगे, घबराओ नहीं, और इनटू 1000। तो चलो हम काम करना स्टार्ट करते हैं कि के की वैल्यू लिखो 1.148 इंटू 10⁻²। सी की वैल्यू बोलो, सी की वैल्यू अपने पास गिवन है, वो है 0.05 और 1000। तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, आंसर आ जाएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ने अपने देखो सेल कांस्टेंट भी निकलवा दिया, रेजिस्टिविटी भी निकलवा दी है, कंडक्टिविटी निकलवा दी है, और मोलर कंडक्टिविटी भी निकलवा दी है। तो अब कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे दिमाग में दिक्कत पता कहाँ यह हुई, ये बात खटक रही होगी बहुत पहले से, आखिर क्यों आ रहा है। तो इसमें तुम्हें इस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से याद रखना है कि अगर तुम कंडक्टिविटी की यूनिट लेते हो क्या, साइमन पर सेंटीमीटर, ये क्या है, ये है नॉन एसआई यूनिट, समझे कि नहीं, क्या है नॉन एसआई यूनिट। अगर नॉन एसआई यूनिट लेते हो, अगर इसकी लेते हो तुम एसआई यूनिट में, कैसे लोगे, साइमन पर मीटर। अगर तुम नॉन एसआई यूनिट लेते हो तो तब जाके मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी के इंटू 1000 अपॉन सी मोलर कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी के अपॉन सी। कोई भी ज़रूरत नहीं तुम्हें मल्टीप्लाई करने की। तो मुझे उम्मीद है अब तुम्हारे आखिरी डाउट्स भी तुम्हारे दिमाग में से क्लियर हो गया होगा। तो इसकी यहाँ तुम यूनिट पता क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होती है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और जबकि तुम्हें इसकी यूनिट में क्या देखने को मिलेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। कोई दिक्कत कोई समस्या, अब करते हैं वीडियो एंड। कोई दिक्कत अगर रह गई हो, डाउट्स रह गए तो कमेंट्स में लिख के सेंड कर दें।